गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 मैंने आपको डिटेल समझा दिया। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 35 के बाद अगले दो पेज है ना 220 एंड 221 मैंने आपको कट करवाए थे। पहले भी कट करवा चुका हूं मैं आपको, एक बार फिर अगर याद ना हो तो ध्यान रखें। 220 एंड 221 ये दोनों कट कर दे क्योंकि ये सेक्शंस आपके कोर्स में नहीं। सेक्शन फिर हम पेज नंबर 222 पर आए। अब मोस्ट टाइम पे सेक्शन मैंने अगली बताई थी वो सेक्शन 35AD। सेक्शन 35AD क्या लिखा देखें। 35AD में डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड सिर्फ स्पेसिफाइड मीन्स स्पेसिफाइड बाय डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफाई कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, वही बिजनेस पे डिडक्शन मिलेगा, बाकी पर नहीं। एग्जॉस्टिव लिस्ट है, आप देखो वहां पे 14 आइटम्स लिखे होंगे, 14 बिजनेस लिखे होंगे। दीज आर स्पेसिफाइड फॉर सेक्शन 35AD। 35AD डिडक्शन अवेलेबल ओनली फॉर दिस 14 बिजनेस, किसी और के लिए नहीं है। कौन कौन से बिजनेस, तो अब हमें ये पढ़ना पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक बार मैं आपको बताता हूं स्क्रीन पर कि हमें करना ये है कि इसमें देखो आप नंबर 1 पहले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड बिजनेस। दूसरे में लिखा है हु शुड ऑन द बिजनेस। तीसरे में अप्रूवल और फिर कमेंसमेंट। तो ये पीछे के तीनों कॉलम कट करने हैं। हमें सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के नाम याद रखना है बस, है ना। बाकी सब कंडीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल रहती क्योंकि आईपीएस लेवल पे इतना डीप नहीं आता कि डेट भी याद रखें, क्योंकि सबकी डेट अलग अलग आप याद रखने बैठोगे तो कोई 2009, 10, 11, 12, 14, 17 सब दिखेगा। ये एक्चुअली धीरे धीरे सेक्शंस में स्पेसिफाइड बिजनेस की लिस्ट बढ़ते चले जा रही है। 14 हो गए और ये 14th नंबर वाला जो लास्ट में वो अभी अभी एप्लीकेबल हुआ असेसमेंट ईयर 18-19। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कंडीशंस। या ना आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अपने P&L अकाउंट में सेक्शन 35 के कौन से एक्सपेंडिचर डेबिट कर सकते हैं। हम पढ़ क्या रहे आपको याद है ना, हम पढ़ रहे हैं अलाउड एक्सपेंसेस की लिस्ट। किसकी लिस्ट पढ़ रहे हैं, अलाउड एक्सपेंसेस विच आर डिडक्टिबल परमिसिबल अंडर बिजनेस हेड। तो उसी में ये आता है सेक्शन 35AD। लेकिन हम इसके पहले कंडीशन पढ़े, फिर पढ़ेंगे डिडक्शन मिलेगा कितना और किस बात पे। तो पहला तो हम आज ये पढ़ते हैं। पहले कंडीशन नंबर 1 लिखी हुई देखिए आप वहां, स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35AD इज अवेलेबल ओनली इन केस, ओनली पर सर्कल बना दे, ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। अब स्पेसिफाइड बिजनेस कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन। कोल्ड चेन फैसिलिटी मीन्स कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, वो सेटिंग उनको बनाना और उनको ऑपरेट करना, कोल्ड चेन फैसिलिटी। आजकल जितने फल फ्रूट होते हैं, इवन आलू तक कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं। और फल सब्जियां भी आपको ऑफ सीजन में भी गाजर मूली ऐसी चीजें मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, उसका रीजन ये कि कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। यानी समझ लो एक बड़ा फ्रीज है कोल्ड स्टोरेज। तो जो लोग कोल्ड स्टोरेज सेटअप करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उन लोगों के लिए डिडक्शन है। कोल्ड स्टोरेज स्पेसिफाइड बिजनेस में आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ कोल्ड स्टोरेज वर्ड नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कोल्ड चेन फैसिलिटी। तो कोल्ड चेन फैसिलिटी में और भी कोई कोल्ड स्टोरेज स्टाइल की कोई बात हो वो भी इंक्लूड है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको एक, कि जब आइसक्रीम बनने के बाद, किसी ब्रांडेड आइसक्रीम बनने के बाद वो जब शोरूम पे पहुंचती होगी, फैक्ट्री कहीं और होगी डेफिनेटली, क्वालिटी आइसक्रीम, ऑल नेचुरल आइसक्रीम, तो ये फैक्ट्री कहीं और होगी और वहां से बन के ये किसी स्टोर पे जाती है ना। बहुत सारी दुकान रहती है, आइसक्रीम पार्लर बहुत सारे हैं, तो वहां पर जाती है। तो वहां तक जाने में पिघलती क्यों नहीं है, रास्ते में मेल्ट क्यों नहीं हो जाती। उसका रीजन ये कि जिस डिलीवरी व्हीकल में ये आइसक्रीम रख के लाई जाती है, वो डिलीवरी व्हीकल भी कोल्ड स्टोरेज जैसा होता है। उस डिलीवरी वैन में
एक फ्रीज होता है, मतलब बड़ा फ्रीज है वो, उसको डिजाइन इस तरह से किया जाता है, उसमें इंस्ट्रूमेंट इस तरह से, जैसे बड़ी बस होती है ना एसी बस, ऐसे वो पूरा कोल्ड स्टोरेज टाइप होता है, इसलिए वहां आइसक्रीम पिघलती नहीं। तो वो फैसिलिटी भी इस कैटेगरी में आएगी, यानी वो बिजनेस, वो डिलीवरी व्हीकल रन करना जो कोल्ड स्टोरेज जैसा है, वो भी इसमें आएगा। कोल्ड चेन फैसिलिटी, इसमें सब तरह के बिजनेस आते हैं। दूसरा, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब यहां दो बात पर अंडरलाइन करेंगे, एक तो करेंगे आप वेयर हाउस पर, दूसरा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। वेयर हाउस किस बात के लिए? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रखने के लिए। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गेहूं, सोयाबीन, इस तरह की चीजें जो एग्रीकल्चर से होती है। आप टीवी या फ्रिज रखने के लिए गोडाउन खरीदते हो, बर्तन रखने के लिए गोडाउन खरीदते हो, कपड़ा रखने के लिए गोडाउन खरीदते हो, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। उन वेयर हाउस को स्पेसिफाइड बिजनेस में इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए ध्यान रखना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होना चाहिए। तीसरा, लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन सिस्टम, पेट्रोलियम। तो अंडरलाइन कर लेंगे क्रॉस कंट्री वर्ड, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क, बस इतना सा, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क। यानी ये कि आप सोचो इतना ज्यादा पेट्रोल और डीजल, क्रूड ऑयल बाहर से, सऊदी अरब से इंपोर्ट होता है हमारे यहाँ, जहाज के थ्रू होता है अधिकांश। आप कल्पना करो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सऊदी अरब से लेके, तो सऊदी अरब फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब मिला के इधर से होते हुए इंडिया में पूरी पाइपलाइन सिस्टम ही आ जाए, तो सीधे वो वहां से क्रूड बाय पाइपलाइन थ्रू भेजे और यहां पर ट्रांसपोर्ट हो जाए, तो जहाज की जरूरत ही नहीं, इतना ट्रांसपोर्टेशन खर्चा ही नहीं लगेगा। बस ये कि एक बार लाइन बिछाने में पैसा लगेगा और वो लाइन सबके लिए काम आ जाएगी। तो क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पेट्रोलियम पाइपलाइन सिस्टम नेटवर्क, ये भी एक बिजनेस है। ये भी ओमान रिफाइनरी का आपने नाम सुना होगा, वो इस तरह से ही कर रही है। ठीक है, तो जो क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेटवर्क। स्टोरेज भी उसका पार्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा। अभी आपने सुना होगा पीएनजी कनेक्शन आ गए, जैसे एलपीजी का सिलेंडर लाते हैं, ऐसे अब आपको सिलेंडर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखो कई कॉलोनी मुझे में भी कई जगह पर वो कनेक्शन हो चुके हैं। तो ये क्या, कैसे हो गए कनेक्शन? क्योंकि ये सब पाइपलाइन नेटवर्क सिस्टम, नेचुरल गैस पाइपलाइन सिस्टम। तो जो इस बिजनेस को ऑपरेट करता है वो भी स्पेसिफाइड बिजनेस है। तीसरा, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया होटल ऑफ 2 स्टार और अबव। होटल कौन सी? 2 स्टार और अबव। वो चाय की घुमटी नहीं जो बाहर है, वो पोहे वाला, वो समोसे कचौरी वाला नहीं, होटल होना चाहिए और वो भी 2 स्टार एंड अबव। ठीक है, 2 स्टार और अबव लिखा है ना, 2 स्टार डी होगी तो चलेगी। अभी 2 स्टार कौन देगा? तो वो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, क्योंकि वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का काम है। तो बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग, यानी जो होटल बनाते हैं, तो होटल बनाने में कितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उन सब का डिडक्शन यहां मिलेगा, स्पेसिफाइड बिजनेस में है। बिल्डिंग ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया एनी हॉस्पिटल विद एटलीस्ट 100 बेड्स, अंडरलाइन करेंगे हॉस्पिटल एनीवेयर इन इंडिया, हॉस्पिटल इंडिया में होना चाहिए। डेवलपमेंट इंडिया में चाहती है गवर्नमेंट। ये सब चीजें क्या है आप देख रहे हो, पढ़ के समझ में आना चाहिए कि इंडिया में बहुत जरूरी चीजें, वेयर हाउस बहुत जरूरी है, कोल्ड चेन जरूरी, क्योंकि बहुत सारी फसल हमारी बर्बाद हो जाती है पानी के कारण या किसी और रीजन से, तो वेयर हाउस में सुरक्षित रहेगी, है ना। ये इसलिए बिजनेस है सारे। हॉस्पिटल की कमी है अपने इंडिया में, टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो होटल ज्यादा होना चाहिए, तो इन सब के लिए गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। तो क्या लिखा हुआ है, एनी हॉस्पिटल विथ एटलीस्ट 100 बेड्स, और अंडरलाइन करना फॉर पेशेंट्स। 100 बेड होना चाहिए, लेकिन किसके लिए? पेशेंट्स के लिए। यानी 100 बेड्स की काउंटिंग होगी तो पेशेंट्स वाले 100 बेड काउंट करना है। स्टाफ के लिए भी बेड लगा रखे, जो नाइट स्टाफ वहीं ड्यूटी करता है वो वहीं सो सकता है, तो उसके बेड इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए 100 बेड्स फॉर पेशेंट। तो हॉस्पिटल भी आ गए इसमें। डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट, यहां हाउसिंग प्रोजेक्ट के आगे यही जो खाली जगह आपको दिख रही है वहां पर लिख लें आप फॉर स्लम, SLUM, स्लम रीडेवलपमेंट और रिहेबिलेशन।
और ये लाइन आपको थर्ड कॉलम में मिलेगी, देखो आप। तो हाउसिंग प्रोजेक्ट किन के लिए? स्लम रिहेबिलिटेशन। आपने सुना होगा बहुत सी जगह पर झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर गवर्नमेंट क्या करती है कि झुग्गी झोपड़ियां हटा देती है और इनको कहीं और मकान दे देती है, थोड़ा दूर इनके लिए एक मल्टी बना दी और एक एक क्वार्टर इनको दे दिए जाते हैं 1 BHK छोटे छोटे। तो झुग्गी झोपड़ियों के लिए ये स्लम रिहेबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट वर्क करती है या करवाती किसी से। आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आप स्लम रिहेबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट लिया आपने, गवर्नमेंट का अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, उज्जैन में भी है, हामुखेड़ी नाम सुना होगा आपने, वहां पर। तो जितने भी झुग्गी झोपड़ियां गवर्नमेंट हटाती है उसके लिए गवर्नमेंट कहीं और कंस्ट्रक्शन करवाती है। तो जो व्यक्ति इस वर्क में लगा है, किसमें? डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट, बट वो हाउसिंग प्रोजेक्ट किसके लिए होगा? फॉर स्लम रिहेबिलिटेशन के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसकी परमिशन मिलेगी कि स्लम रिहेबिलिटेशन, तब जाके वो स्पेसिफाइड बिजनेस में आएगा, तब उसको सेक्शन 3580 का डिडक्शन मिलेगा। एक और S7B, ये भी डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट है। अब यहां पर क्या लिखना है आपको? यहां पर लिखना है जो थर्ड कॉलम में लिखा है वैसे तो, अफोर्डेबल हाउसिंग फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, ये लाइन इधर लिख लेना, क्योंकि उधर तो अपन सब कट कर देंगे। तो स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड नोटिफाइड बाय द बोर्ड। तो ऊपर स्लम रिहेबिलिटेशन वर्ड एक ही वर्ड काम का, और यहां अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। मोदी जी का सपना है कि 2021 तक सभी के पास मकान हो, नहीं पाएंगे वो बात अलग है, लेकिन सपना तो है। तो चाहते हैं कि सभी को मकान मिले, लेकिन ये मत सोचना कि सेक्शन मोदी जी ने रखी है, ये सेक्शन ऑलरेडी थी पहले से। ठीक है। 8th नंबर, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, बहुत जरूरी चीज है। फर्टिलाइजर बिजनेस खेती में काम आता है, तो फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन जो करते हैं वो लोग, वो सारे बिजनेस भी स्पेसिफाइड बिजनेस में आते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर इन इंडिया। 9th नंबर देखिए, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन। कंटेनर डिपो, कंटेनर में माल भर भर के और जाता है। आपने देखा हो जहाज पे जब चढ़ते हैं तो कंटेनर होते हैं बड़े बड़े, कई मूवी में भी दिखाते हैं ना, समुद्र के वहां पड़े रहते हैं, फिर हीरो उसको ऊपर से दौड़ता है, फायरिंग करता है, ये वही कंटेनर की बात है। तो इसे कंटेनर डिपो अगर बना रखे हैं तो वो बिजनेस भी इसमें आता है। 10th नंबर है, बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी। बी कीपिंग, बुक कीपिंग नहीं, बी कीपिंग। सोचो आप इस बिजनेस को भी स्पेसिफाइड बिजनेस में ले आए ये लोग। बी कीपिंग, मक्खियां पकड़ना, मधुमक्खियां पकड़ना, और उसी से शहद बनता है। तो हनी बिजनेस, बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बिस्वेक्स, ये बिजनेस भी स्पेसिफाइड बिजनेस है। बस देखा जाए तो ये 10 मेन IMP थे। IMP के 10 में से भी इधर वाले ज्यादा IMP थे, 5 स्टार्टिंग के, बट फिर भी एक एक बार सारे पढ़ना है इसलिए। 11th नंबर है, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। ये बात भी जोड़ा, शुगर वेयर हाउस सबके नहीं, इधर आया था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाला और एक और गया शुगर के लिए। बस शुगर के लिए जो वेयर हाउस, हालांकि शुगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, तो फिर भी इसके लिए स्पेसिफिक एंट्री है 11 नंबर पर, इसका मतलब ये वेयर हाउस भी इसमें आएंगे। 12th, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ऑर्स। खनिज पदार्थ जो होते हैं आयरन ऑर्स, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी पाइपलाइन सिस्टम हो सकता है। बड़ी बड़ी खदानें जब रहती है, खदानों में से जब कोई आयरन ऑर्स निकलता है तो उसके लिए पाइपलाइन सिस्टम बिछा दिया जाता है। तो वो बिजनेस जो लोग करते हैं वो भी इसमें आएंगे। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग, ये वाला बिजनेस आप देख लें। कुछ बिजनेस किस तरह के होते हैं, तो हमें जरूरी नहीं कि सारे बिजनेस होते क्या है पता लगे। फैब्रिकेशन बिजनेस के बारे में आप हर बिजनेस का नॉलेज थोड़ा रख सकते हो, इसलिए आपसे नाम याद रखना है कि ऑपरेटिंग और सेमी कंडक्टर और वेफर फैब्रिकेशन। और लास्ट जो जुड़ा एक और, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग और डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अंडरलाइन कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये रोड बनाना, डैम बनाना, ये सब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो जो इसमें ये वाला बिजनेस करते हैं, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, और डेवलपिंग, मेंटेनिंग, ऑपरेटिंग अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर,
ये रोड पे टोल टैक्स जो रहता है, टोल टैक्स वाले क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस ही तो कर रहे हैं, उस रोड के मेंटेनेंस के पैसा आपसे ले रहे हैं। पहले बनाया, डेवलप किया तो डेवलपमेंट चार्जेस ले रहे हैं, फिर रिपेयरिंग मेंटेनेंस के चार्जेस भी ले रहे हैं आपसे। तो टोल टैक्स जो पैसा कलेक्ट करती कंपनी, टोल टैक्स कंपनी, आप देखना टोल टैक्स पे जाते हो तो कंपनी का नाम लिखा हुआ आता है, तो उस कंपनी को सेक्शन 3580 का डिडक्शन जरूर मिलता होगा। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट अभी एप्लीकेबल हुआ विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 18-19 मींस प्रीवियस ईयर 17-18। फिर भी काफी टाइम हो गया, इसलिए हमें डेट से कुछ खास मतलब नहीं, नया फिलहाल कोई अमेंडमेंट नहीं है इसमें। तो ये 14 बिजनेस जो है आपके, ये 14 बिजनेसेस हैं, 14 बिजनेसेस, ये स्पेसिफाइड है। और ध्यान रखना एग्जॉस्टिव लिस्ट है। एग्जॉस्टिव लिस्ट का मतलब समझते हो ना, इसके अलावा कोई भी बिजनेस अगर आता है तो नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट करो, नॉर्मल इनकम निकालो उसके ऊपर, ये सेक्शन 3580 नहीं लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर इस चार्ट के नीचे कुछ नोट लिखे, कोई काम के नहीं, कट कर देना। नेक्स्ट पेज पर कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, स्पेसिफाइड बिजनेस शुड बी न्यू बिजनेस। क्या होना चाहिए, नया। पुरानी होटल थी और जैसे ही सेक्शन आया 3580, आपने सोचा यार ये डिडक्शन बहुत अच्छा है, तो आपने उस पूरी होटल को रिनोवेट करवा दिया, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, एकदम न्यू होना चाहिए। वेयर हाउस नया, हॉस्पिटल नया, 14 पूरे 14 बिजनेस न्यू बिजनेस होना चाहिए। क्या लिखा है, द स्पेसिफाइड बिजनेस शुड नॉट बी सेटअप बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है उसको रिकंस्ट्रक्ट करके आपने नाम बदल लिया, चलो, लेकिन बिजनेस वही है, तो भी आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। मोरओवर इट शुड नॉट बी सेटअप बाय ट्रांसफर ऑफ ओल्ड प्लांट मशीन। चलिए आपने सोचा कि एक काम करते हैं, ओल्ड जगह पर अगर बनाऊंगा मैं, भले नाम बदल लूंगा या रिकंस्ट्रक्ट करवा लूंगा तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आपने क्या करा, नई जगह ले ली, नाम भी नया रख लिया और यहां की सारी मशीनरी उठा के वहां ले गए, तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। बिकॉज क्या कंडीशन में लिखा हुआ है, मोरओवर इट शुड नॉट बी सेटअप बाय यूज ऑफ ओल्ड प्लांट मशीन। पुरानी प्लांट मशीन से नहीं करना है, नहीं लाओ, जो भी लाओ, सब कुछ नया सेटअप होना चाहिए। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग न्यू बिजनेस। लेकिन ओल्ड मशीनरी कुछ एक्सेप्शन में लिखी हुई है, थोड़ी बहुत परमिटेड है। कितनी, तो लिखा है 20% ओल्ड मशीनरी इज परमिटेड, अंडरलाइन कर लें, 20% परमिटेड है। If the value of transferred asset does not exceed 20% of total value of machinery, underline करेंगे, 20% of total value of machinery or plant used in business, this condition is deemed to have been satisfied. तो नॉट मोर देन 20%, अगर 20% से ज्यादा नहीं है तो हम मानेंगे डीम्ड टू हैव बीन सेटिस्फाइड, ये कंडीशन फुलफिल है, इट मींस बिजनेस इज न्यू बिजनेस। बस यही स्टार बनने लायक बात है और इसी पे मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाना है ना। तो ये बात हम वहां समझेंगे, फिलहाल आप इतना देखें, टोटल प्लांट मशीन का 20%, मतलब ये कि आपने एक ओल्ड प्लांट लगाया 10 लाख का, एक न्यू प्लांट भी लगाया आपने 20 लाख रुपए का, ठीक है। एक इंपोर्टेड सेकंड हैंड लगाया आपने, इंपोर्टेड सेकंड हैंड लगाया 10 लाख का, टोटल मिलाकर हो गया 40। तो टोटल में इसे कहूंगा, टोटल लिखा भी है, देखो क्या लिखा हुआ, एक और पॉइंट है, सेकंड हैंड इंपोर्टेड मशीनरी ट्रीटेड एज न्यू, अंडरलाइन कर लेना यहां इस सेक्शन के लिए। वहां याद करो, एडिशनल डेप्रिसिएशन में सेकंड हैंड मशीनरी वेदर यूज्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया नॉट एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये था। और यहां पर क्या लिखा, सेकंड हैंड इंपोर्टेड मशीनरी, इंपोर्टेड बाहर से आई, अंदर पढ़ोगे क्या लिखा है, एनी मशीनरी प्लांट विच इज यूज आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन अदर देन द असेसी। असेसी ने नहीं मालूम पड़ा, असेसी का खुद का प्लांट था, वो नहीं, किसी और का हो, अदर देन असेसी, किसी और ने यूज किया, shall not be regarded as machinery or plant previously used for any purpose if the following conditions satisfied. Such machinery plant was not at any time previous to the date of installation by SSC used in India. यानी इंडिया के लिए नहीं है वो, बस इतनी सी बात में समझ जाओ, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इंडिया में पहली बार आई है,
उससे पहले बाहर यूज हो गई चलेगी। तो सेकंड हैंड इंपोर्टेड मशीनरी इज ट्रीटेड एज न्यू। हेडिंग से ही बात क्लियर है, ज्यादा डीप में ना जाओ। तो इंपोर्टेड सेकंड हैंड मशीनरी इज ट्रीटेड एज न्यू फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 3580। तो अब ये भी नहीं हो गई, ये भी नहीं हो गई, लेकिन टोटल कितने 40। तो 40 लाख का 20% कितना होता है 8। तो आपकी ओल्ड मशीनरी 8 लाख रुपए से ज्यादा आ गई, आगे ना ज्यादा। देखो क्या लिखा था ऊपर, 20% ऑफ टोटल वैल्यू। तो टोटल का मतलब ये सब आपने इस प्रोजेक्ट में, इस बिजनेस में जो भी लगाई, थोड़ी नई भी लाए होंगे, थोड़ी पुरानी लाए होंगे, थोड़ी इंपोर्ट की होगी, 40 लाख लगे। 40 लाख का 20% ऐड 8 लाख रुपए से ज्यादा की लगा दी, इसलिए सेक्शन 35AD का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं। ऐसा नहीं करेंगे कि सर इस पे नहीं मिलेगा, इस पे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा ही नहीं, पूरा डिलीट, जीरो, डिडक्शन ही जीरो हो जाएगा इफ कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। हाँ, अगर ये 8 लाख होता या 8 से कम होता तो आपको डिडक्शन मिलता, फिर किस पे मिलता, सब पर मिल जाता, पूरे पे। तो यही हमें बात प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सीखना है कि कैसे। फिलहाल मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, इससे भी बात क्लियर है। वैसे तो मैंने कहा आपको 20% इसका देखना है, और ये क्या होना चाहिए, ओल्ड मशीनरी शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है ना। देन कंडीशन सेटिस्फाइड। इफ मोर देन 20% देन कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, एंड इफ कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड सेक्शन 35 डिडक्शन नॉट अवेलेबल। सिंपल लैंग्वेज, जो मैंने अभी हाल बोला, ये आप 2 लाइन लिख लोगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तीसरी कंडीशन, ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिंपल सी बात है कि कोई भी बड़ा डिडक्शन अगर लेना होता है पूरे इनकम टैक्स में, कई जगह ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। अब आपका टर्नओवर कुछ भी हो, अगर आप सेक्शन 3580 में डिडक्शन ले रहे हो तो आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी है। तो ये 3 कंडीशन फुलफिल करना, क्लियर है बात। नंबर 1, द बिजनेस शुड बी ओनली स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर टी। नंबर 2, शुड बी न्यू बिजनेस, not formed by splitting up or reconstruction of business already in existence, but 20% old plant machinery allowed, and imported machinery stated as new machinery subject to condition that it should not be used in India by any other person. इंडिया में फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये सारी बातें आपको लिखनी है। चलिए मान लेते हैं कि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, सारी कंडीशन, जितनी कंडीशन थी सब सेटिस्फाइड हो गई। तो तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है, कंडीशन नंबर 1, 2 एंड 3, तब क्या होगा, अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना, अमाउंट ऑफ डिडक्शन। तो आपने सपोज बनाया वेयर हाउस, वेयर हाउस की बहुत जरूरत है इंडिया में। आपने वेयर हाउस बनाया फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, गेहूं सोयाबीन रखने के लिए। उसको बनाने के लिए आपने लैंड परचेज किया, उसको बनाने के लिए आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई, उसके लिए आप कुछ प्लांट एंड मशीनरी लाए, कुछ थोड़ा बहुत फर्नीचर भी रखा वहां पर। ये सारा आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए। पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो पेड़ में यूं भी आते हैं। वेयर हाउस में मैंने लाइट का बिल भरा, रेवेन्यू एक्सपेंस। वहां एम्प्लॉय रखे, वॉचमैन रखा, सैलरी दी उसको, वो भी आएगा। तो वो सब तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वहां जो सामान रखा है उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ दवाइयों की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा गेहूं वगैरह ये सब सड़ जाते हैं अगर आपने इसमें दवाई नहीं रखी तो वो सब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रूटीन, ये तो पीरियड में वैसे भी आते हैं, सिंपल बिजनेस एक्सपेंसेस है। आपका बिजनेस वेयर हाउसिंग है तो वेयर हाउसिंग आपके लिए बिजनेस और इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस बिजनेस है। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस तो सब अलाउड होते हैं। यहां स्पेसिफिकली डिडक्शन में क्या लिखा आप पढ़े, 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बस इतने से भी बात क्लियर है। wholly and exclusively for the purpose of a specified business. However, this is subject to the following two proportions. यानी 100% का रूल हो गया अपना। आपने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन सब पे जितना खर्चा किया उसको 100% सेक्शन 3580 में डिडक्शन है। इसका मतलब पूरा पेड में लिख दो, जबकि ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट्स बैलेंस शीट में आना चाहिए, ठीक है ना, और उस पर धीरे धीरे डिप्रेशन लगना चाहिए। लेकिन नहीं, ये बोल रहे 100% लिख दो आप।
लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन नंबर 1, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी डिडक्शन। तो लैंड इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 3580। गुडविल इज नॉट एलिजिबल, ओनली गुडविल। इंटेंजिबल्स बाकी आ सकती है, पेटेंट, कॉपीराइट, वो सब आ सकते हैं। कहां लिखा लॉ में? जो लिखा हुआ पढ़ो ना आप, तो आपको लिखा हुआ 3 चीज। लैंड बोला, ठीक, गुडविल बोला, बस। इंटेंजिबल वर्ड थोड़ी बोला, उन्होंने बोला गुडविल स्पेसिफिकली। इंटेंजिबल तो बहुत सारी चीजें होती, सिर्फ गुडविल। और तीसरा क्या बोला? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी के डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में या शेयर्स में, तो वो क्या हो जाते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं। वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी या डिबेंचर्स ऑफ अनदर कंपनी। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो नॉट अवेलेबल, नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। तो 3 चीज छोड़ देना, अंडरलाइन कर लेना। गुडविल, लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉट एलिजिबल। सेकंड, deduction under 3580 is not available with effect from assessment year 1819 pertaining to expenditure in respect of which payment or aggregate of payment। ये बात बार बार बोली मैंने। कहीं भी बड़ा डिडक्शन आया आज तक कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, डेप्रिसिएशन में भी बताया मैंने, एडिशनल डेप्रिसिएशन में बताया मैंने, है ना, चैरिटेबल ट्रस्ट में बताया था कि जब भी आप डिडक्शन लेते हो किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो ये रूल है कि पेमेंट शुड बी मेड बाय अकाउंट पेज, डिमांड ड्राफ्ट और बाय नेट बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करोगे तो डिडक्शन मिलेगा। इफ मोर देन 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट, 10 तक का आप कैश में कर सकते हो, 10,000 तक का आप कैश में कर सकते हो। पूरी लाइन पढ़ लेना। क्या लाइन लिखी है, फिर से पढ़ते हैं। तो पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट में टू अ पर्सन इन अ डे, एक दिन में एक व्यक्ति को पेमेंट, या एक दिन में तीनों, मान लो आपने सुबह भी पेमेंट दिया, दिन में भी दिया, शाम को भी दिया, तो एग्रीगेट ऑफ पेमेंट। तो एक दिन में एक व्यक्ति को एग्रीगेट पेमेंट, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और थ्रू द प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड एक्सिट्स 10,000। अगर 10,000 से ज्यादा दे दिया आपने, अदरवाइज देन इलेक्ट्रॉनिक मोड। इसका मतलब सीधे से भाषा में कहें इन डिफरेंट लैंग्वेज, इफ मोर देन 10,000 expenditure exceeds 10,000, if expenditure exceeds 10,000 paid by cash or bearer check or cross check। क्रॉस चेक भी नहीं चलेगा, अकाउंट पे चेक ही होना चाहिए। आपको पता होगा क्रॉस चेक के बारे में, सिर्फ ऐसी लाइन खींच देने से, आपने नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ा होगा, इट इज एंड्रोसेबल। ये एंड्रोस हो सकता है, इसलिए इसमें यहां नाम लिखा है राम का, तो राम एंड्रोस कर सकता है किसी और को। लेकिन अगर इसमें अकाउंट पे ही वर्ड लिख देता हूं मैं, तो फिर अभी किसी को भी एंड्रोस नहीं हो सकता। तो क्या लिखा हुआ है, अकाउंट पे ही होना चाहिए, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए। इसलिए बियरर चेक और क्रॉस चेक को भी केस के इक्विवेलेंट मानते हैं। ये बात हम आगे एक और सेक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वहां डिटेल है ये वाला। ये 10,000 वाला पॉइंट बहुत बार आएगा, लेकिन सबसे मेन जो था, वो जो कई सालों से चला रहा है, वो है आगे जाके सेक्शन में। तो फिलहाल आप ये करेंगे कि इफ एक्सपेंडिचर एग्जिस्ट 10,000 पेड बाय कैश, बियरर चेक और क्रॉस चेक, देन इट इज नॉट एलिजिबल फॉर सेक्शन 3580। तो अगर आपने ये सारे खर्चे में से कहीं भी कोई खर्चा अगर आपने 10,000 से ऊपर का कैश में कर दिया, या चेक से कर दिया, क्रॉस चेक से या अकाउंट बियरर चेक से, तो वो डिसअलाउड हो जाएगा, उस पर कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा, बाकी पे मिलेगा। ठीक है, बाकी पर मिलेगा। फिर लिखा थर्ड ने, एक्सपेंडिचर इंकर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब देखिए ये बात भी सही है, prior to commencement of operation wholly and exclusively for the purpose of special business shall be allowed as deduction during the previous year in which assessee commenced the operation of special business if the amount is capitalized in books of accounts। ये बात भी सही है कि वेयर हाउस बनने में टाइम लगेगा ना, बनने के बाद तो मैं स्टार्ट करूंगा इसको। तो कमेंसमेंट से पहले, मान लो मेरा कमेंसमेंट 1 जून को हुआ, तो उससे पहले बना है, बनने में टाइम लगता है ना, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, कुछ भी। तो ये तो रियल लाइफ में ऐसे ही होता होगा, बिल्डिंग, पूरा हॉस्पिटल बिल्डिंग बनने के बाद तो कमेंस होगी। तो कमेंसमेंट से पहले जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किए होंगे, डेफिनेटली इसमें से ये 2 चीजें तो पहले ही हुई होगी।
ये भले बाद में करोगे आप, प्लांट मशीन बाद में खरीदेंगे, लेकिन बिल्डिंग तो पहले कंस्ट्रक्ट करवाएंगे। और हो सकता है इनमें से कुछ इक्विपमेंट भी पहले ले आए। तो एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट एंड कैपिटलाइज इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ये सारे एक्सपेंसेस इस प्लांट को लगाने के लिए हमने कोई वेजेस दी इंस्टॉल करने के लिए, तो वो भी कैपिटलाइज होती है ना। तो इफ ऑल दीज एक्सपेंसेस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आर कैपिटलाइज इन बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर इनको आपने कैपिटलाइज कर दिया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो भी ये एलिजिबल होंगे। किस ईयर में एलिजिबल होंगे? इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। तो ये 19-20 में आपका कमेंसमेंट हुआ, 19-20 में डिडक्टेबल होंगे सारे पिछले सालों। ठीक है, पढ़ लेना एक बार और अच्छे से। क्लियर? ये लिखा हुआ फिर से पढ़ता हूं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑपरेशन। पीरियड नहीं लिखा 2 साल 3 साल, बस प्रायर टू कमेंसमेंट लिखा। होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ specified business shall be allowed as deduction during the previous year in which assessee commenced the operation. किस ईयर में डिडक्शन मिलेगा? During the year in which assessee commenced the operation of business. ठीक है, ये है कंसेप्ट आपके। तो इन शॉर्ट हम कहें तो क्या रूल आया? इन शॉर्ट ये आया रूल कि हमें जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे उसमें लैंड छोड़ देना है, गुडविल छोड़ देना है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट छोड़ देना है। बाकी जितने भी खर्चे होंगे इधर हो या उधर हो, यानी कमेंसमेंट से पहले हो या कमेंसमेंट के बाद हो, ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर जितने भी होंगे 100% एलिजिबल फॉर डिडक्शन। 100%, यानी आप पहले ही साल के 19-20 पहले ही साल फर्स्ट ईयर ऑपरेशन, इसी साल में पूरी वेयर हाउस बिल्डिंग, भले वो 100 करोड़ रुपए की क्यों न बनी हो, सारे प्लांट एंड मशीनरी भले वो 50 करोड़, सबका सब डेबिट कर सकता हूं 100%। तो बैलेंस शीट में डब्ल्यूडीवी क्या रहेगी? 0। तो अब डिप्रेशन मिलेगा क्या? नहीं। ऐसी चीजें जो 100% रिडक्शन हो गया। साइंटिफिक रिसर्च में भी क्या हुआ था? असेट्स यूज्ड फॉर एसआर और 100% अलाउड, तो पूरी यहां कर दी, तो फिर अब डिप्रेशन नहीं मिलता है, ना नॉर्मल वाला और ना एडिशनल। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंसेस है, ये सारे पॉइंट है। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन, तो नंबर 1 ये लिखा हुआ है, पहला वाला पॉइंट, इफ डिडक्शन इज क्लेम्ड एंड अलाउड द असेसी शैल नॉट अलाउड एनी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस इन एनी अदर सेक्शन। अगर यहां सेक्शन 35 एडी में डिडक्शन ले लिया है तो कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह का डिडक्शन कहीं और पर भी है। कौन कौन से सेक्शन आपको याद नहीं रखना, ये 80 HH वगैरह ये सब तो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट मेरे हिसाब से तो छोड़ ही दो आप। सेकंड पॉइंट, नो डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये भी कोई काम का नहीं। आप तो इतना याद रखो, अगर इससे रिलेटेड लॉस वाली बात बताना थी मुझे, 4th नंबर पॉइंट, बस ये याद रखो, एनी लॉस कंप्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस शैल नॉट बी सेट ऑफ एक्सेप्ट अगेंस्ट प्रॉफिट एंड गेन इफ एनी ऑफ एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। To the extent the loss is unabsorbed, the same will be carried forward for set off against profit and gain of specified business in following assessment year and no time for carry forward of such. इस पे स्टार्ट। ये बात हम ऐसे लॉस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सेट ऑफ लॉसेस में, और मैंने इस बार वो पहले पढ़ा दिया। तो मैं बताया था लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। इन 14 बिजनेस में से आपस में कोई सेट ऑफ कर लो, इस बिजनेस का लॉस किसी और नॉर्मल बिजनेस से सेट ऑफ नहीं होता है। एक बात ये पड़ी, आप चाहो तो सेट ऑफ वाला पेज पलटा लेना, नोट्स देख लिया करो, आलस मत किया करो। दूसरी बात एक और बताई थी कि अगर लॉस एब्जॉर्ब नहीं हो पाया तो कैन बी कैरी फॉरवर्ड, और कैरी फॉरवर्ड की 8 साल की लिमिट भी नहीं है इस बिजनेस के। बाकी बिजनेस में तो 8 साल की लिमिट, इस बिजनेस में लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड पीरियड, कोई बाउंडेशन, एंड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेसिफाइड। अगले साल भी ले जाएंगे तो करेंगे स्पेसिफाइड सी, ऐसा नहीं किसी और बिजनेस से कर लेंगे। तो आप किसी भी साल में करो, लेकिन स्पेसिफाइड टू स्पेसिफाइड करो। मान लो आपका होटल भी है और हॉस्पिटल भी, या वेयर हाउस भी है और कोल्ड चेन फैसिलिटी भी, तो कोल्ड चेन में लॉस हो गया तो उस लॉस को मैं वेयर हाउस वाले प्रॉफिट से एडजस्ट कर लूंगा। तो स्पेसिफाइड टू स्पेसिफाइड कर सकते हो, अदर बिजनेस से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये एकमात्र पॉइंट काम का था बस। ठीक है, फिर आगे हम इसके बारे में बस बाकी कट कर देना। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आएंगे हम इसके। तो ये था सेक्शन 35 एडी, यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो सेक्शन 35 एडी में हुआ क्या। सेक्शन 35 एडी में आप समरी फॉर्म में याद रखा करो,
होता है कई बार एग्जाम टाइम मान लो आप पूरा रिवाइज नहीं कर पाए, इतना सा याद आ जाए कि सर ने कहा था 35 एडी में कोई स्पेसिफाइड बिजनेस होता है ना। स्पेसिफाइड 14 बिजनेस में से आपको 2 4 5 तो याद आ जाएंगे, वेयर हाउस, कोल्ड चेन, ये सब तो याद रह जाते हैं, है ना। उसमें इतना सा याद रख लो 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। पास इतने से में आपका 35 एडी लगभग खत्म हो जाता है, कम से कम ये मिनिमम है। इससे थोड़ा सा आगे चलना तो एक चीज और कौन सी याद रखना है जो थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है, वो है कि ओल्ड मशीनरी, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी ओनली 20% अलाउड, या बल्कि ऐसा कहें 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी, 20% of total plant and machinery is allowed in case। और एक और बात क्या रखना है, इंपोर्टेड वाला वारंट। तो ये 2 पॉइंट अपने हिसाब से लिख लेना। तो इन शॉर्ट अगर समरी फॉर्म में लिखे तो ये हो गई बात है आपकी 14 बिजनेसेस 100 पे, इसको अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। अब मैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में करवाता हूं। पहले आप इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करें, मैंने जो पॉइंट बताए हैं सिंघाने से पढ़ के देख लें, लेकिन जितना पढ़ाया उतना ही पढ़ना, ज्यादा जरूरत नहीं है। और फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। और आप अगर आपसे खुद से बन सकता हो तो आप ये इसके बाद P1 क्वेश्चन है करने की कोशिश करें, ठीक है।